विपक्षी गठबंधन की पोल अब खुलने लगी है। पीएम मोदी से मुकाबला करने के लिए विपक्ष एकजुट जरूर हुआ है, लेकिन विपक्षी दल एक दूसरे के खिलाफ ही तलवार ताने खड़े हैं। ऐसे में अब तो ये भी सवाल उठने लगा है कि क्या ये गठबंधन चुनाव तक चल पाएगा, और अगर चुनाव तक चल भी गया तो चुनाव बाद इसका हश्र वही होगा जो 2017 के यूपी चुनाव में दो लड़के के समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन का हुआ था, और फिर 2019 के लोकसभा चुनाव में यूपी में बुआ और बबुआ वाले एसपी बीएसपी गठबंधन का हुआ था। हम ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी से ही गठबंधन में घमासान मच गया है। दिल्ली और पंजाब कांग्रेस के नेता केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं और लगातार आप पर निशाना साध कर उन्हें एक्सपोज कर रहे हैं, लेकिन केजरीवाल चुपचाप सब कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं। हालांकि केजरीवाल अब कर भी क्या सकते हैं, उनके दो बड़े नेता जेल जा चुके हैं। सीबीआई और ईडी जैसी जांच एजेंसियों ने आप नेताओं के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। ऐसे में केजरीवाल विपक्षी गठबंधन के सहारे हैं कि कहीं 2024 में सरकार बदल जाए और जांच एजेंसियों का प्रेशर कम हो जाए। हालांकि केजरीवाल के मंसूबों पर पानी फिरता दिख रहा है, क्योंकि तमाम सर्वे में मोदी सरकार की वापसी होती दिख रही है। वहीं दूसरी तरफ केजरीवाल की सरकार की पोल खुलती जा रही है। वहीं अब कांग्रेस ने भी केजरीवाल की चिंता बढ़ा दी है। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। विपक्षी गठबंधन बनने के बाद भी विपक्ष के सामने पीएम मोदी चट्टान की तरह खड़े हैं और मोदी से पार पाना विपक्ष के लिए असंभव जैसा लग रहा है, क्योंकि पीएम मोदी इस वक्त देश के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। कोरोना काल में सबने देखा था कि कैसे पीएम मोदी की एक अपील पर देश भर में लोगों ने ताली और थाली बजाई थी। इसके बाद भी प्रधानमंत्री की अपील पर लोगों ने दिया भी जलाया था। ऐसे में पीएम मोदी की मजबूत छवि से मुकाबला करना विपक्ष के लिए काफी मुश्किल है। विपक्षी दल इस प्रयास में है कि मोदी का विजय रथ हर हाल में रोका जाए, लेकिन बीजेपी के संगठन की तैयारी इतनी प्रबल है कि बीजेपी ने फिर से विपक्ष को मात देने के लिए तैयारी कर ली है। कैसे फिर से बीजेपी ने विपक्ष को मात देने के लिए तैयार कर लिया है, एक मास्टर प्लान बताते हैं आपको। केंद्र की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी ने अगले साल होने वाले लोकसभा चुनावों में विपक्षी गठबंधन INDIA यानी कि इंडिया की काट के लिए एक सशक्त समूह का गठन किया है, जिसमें कई केंद्रीय मंत्री और पार्टी नेता शामिल हैं। ये ई ग्रुप 2024 की लड़ाई में प्रमुख मुद्दों पर पार्टी के लिए संचार रणनीति तैयार करेगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक इसकी जानकारी बीजेपी सूत्रों ने दी है। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले कुछ महीनों में अस्तित्व में आए इस समूह का गठन विपक्ष के दुष्प्रचार का मुकाबला करने के लिए किया गया था। इस ग्रुप में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर और बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी शामिल हैं। अनुराग ठाकुर और बलूनी दोनों सरकार और पार्टी की ओर से संचार योजना का मसौदा तैयार करते हैं। समूह के समन्वयक बनाए गए हैं। बीजेपी के दोनों तेज तर्रार नेता सुनिश्चित करेंगे कि सरकार और संगठन दोनों के दृष्टिकोण और संचार रणनीति में तालमेल रहे। एक रिपोर्ट के मुताबिक एक समूह में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, उनके कैबिनेट सहयोगी स्मृति ईरानी, राजीव चंद्रशेखर, जितेंद्र सिंह के अलावा बीजेपी महासचिव विनोद तावड़े, पार्टी उपाध्यक्ष वैजयंत पांडा और साथ ही पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद को भी शामिल किया गया है। ई ग्रुप में इन नेताओं को उनकी विशेषज्ञता के लिए शामिल किया गया है। धर्मेंद्र प्रधान को जहां लगभग 1 दर्जन राज्यों के चुनाव प्रबंधन का अनुभव है, वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद को संचार कौशल के लिए जाना जाता है। रविशंकर प्रसाद पार्टी के पुराने जानकार हैं और उन्हें अभी भी बीजेपी के विचारों को सामने रखने और विपक्ष के तर्कों पर हमला करने के लिए सर्वश्रेष्ठ लोगों में से एक के रूप में देखा जाता है। वहीं स्मृति ईरानी को उनकी भाषा पर मजबूत पकड़, अभिव्यक्ति कौशल और विपक्ष पर उनकी आक्रामकता की वजह से इस टीम में शामिल किया गया है, जबकि चंद्रशेखर की तकनीकी समझ सोशल मीडिया के इस युग में काम आ सकती है। ये समूह दैनिक मुद्दों के आधार पर राजनीतिक चर्चा करता रहा है। ग्रुप अब विपक्षी गठबंधन का मुकाबला करने के लिए पार्टी की प्रतिक्रिया पर विचार मंथन करेगा और मसौदा तैयार करेगा और अपने विरोधियों से मुकाबला करने के लिए पार्टी द्वारा उठाए जाने वाले मुद्दों पर भी चर्चा करेगा। कुल मिलाकर देखें तो बीजेपी अब 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर एक्टिव मोड में आ गई है। ऐसे में अब विपक्ष के सामने चिंता की बात यह है कि वो कैसे मोदी की इस टीम से पार पाएंगे, क्योंकि देश को समझने में बीजेपी से आगे कोई नहीं। दिल्ली के सीएम केजरीवाल जब सबसे पहले दिल्ली की सत्ता के लिए ताल ठोक रहे थे तो उन्होंने दिल्ली की जनता से वादा किया था कि हम आए तो दिल्ली को पेरिस बना देंगे, लेकिन दिल्ली ना ही पेरिस बन पाई, ना दिल्ली ही रह पाई। अब एक ऐसा वीडियो वायरल हुआ है जिसके बाद केजरीवाल एंड कंपनी के पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं है। आम आदमी पार्टी की कथनी और करनी में कितना फर्क है, इसका खुलासा अब पार्टी के नेता ही करने लगे हैं।
दिल्ली की जनता को गंदे पानी से निजात दिलाने के लिए दिल्ली के सीएम ने कई दावे और वादे किए थे, लेकिन जनसेवक से राजनीति के पुराने चावल बन चुके केजरीवाल साहब की पोल उन्हीं के विधायक खोलने लगे हैं। दरअसल दिल्ली विधानसभा में बुधवार को 2 दिनों का विशेष सत्र शुरू हुआ। विधानसभा सत्र के दौरान आम आदमी पार्टी के विधायक भूपिंदर सिंह जून ने जल बोर्ड के काम को लेकर अपनी ही सरकार को आड़े हाथ लिया। आपके विधायक भूपिंदर सिंह जून ने अपनी ही सरकार की पोल खोलते हुए जल बोर्ड के कामकाज को लेकर केजरीवाल सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने विधानसभा में कहा कि पिछले 1.5 साल से दिल्ली जल बोर्ड का काम एकदम ठप पड़ा है। दिल्ली के लोग गंदा और बदबूदार गटर का पानी पीने को मजबूर हैं। जल बोर्ड के अधिकारी कहते हैं कि उनके पास फंड नहीं है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो दिल्ली में बहुत गंभीर महामारी फैल सकती है। बृजवासन विधानसभा से आप विधायक भूपिंदर सिंह जून ने गंदे पानी को लेकर सदन के सामने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि दिल्ली के सभी विधानसभाओं में पिछले 1.5 साल से जल बोर्ड का काम एकदम ठप पड़ा है। कोई भी काम नहीं हो पा रहा है। दिल्ली के लोग एकदम गंदा बदबूदार पानी पीने को मजबूर हो रहे हैं। इसका नतीजा ये हो रहा है कि लोग बीमार पड़ रहे हैं, खासतौर पर बच्चे और बुजुर्ग बीमार हो रहे हैं। जल बोर्ड के अधिकारियों से इसकी शिकायत करते हैं तो उनका बस एक ही जवाब होता है कि हर विधानसभा में जल बोर्ड के पास फंड नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि जल बोर्ड को फंड न मिलने से कोई काम नहीं हो पा रहा है। जनता परेशान है। लोग विधायक के ऑफिस में बोतल में गंदा पानी भर कर पहुंच जाते हैं। ये पानी एकदम गटर का होता है। इतना गंदा पानी होता है कि कोई इंसान उसे हाथ तक ना लगा पाए। कई इलाकों में पिछले 30 से 40 साल से पाइपलाइन रिप्लेस नहीं हुई। वहीं जल बोर्ड के पुराने टैंकरों का टेंडर भी खत्म हो गया है। आम जनता प्राइवेट कंपनियों से पानी खरीद रही है। जून ने आगे कहा कि सरकार से निवेदन है कि जल्द से जल्द फंड रिलीज करें ताकि लोगों को सही पानी मिले। पानी ऐसी चीज है जिसके बिना एक दिन भी जिंदा नहीं रहा जा सकता। अगर पानी की व्यवस्था नहीं हुई तो आने वाले दिनों में कोई महामारी फैल जाएगी जिसे कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। तो देखा आपने कैसे आप विधायक ने ही केजरीवाल सरकार की पोल खोल दी है। केजरीवाल साहब को हिसाब देना चाहिए कि जो वादे उन्होंने दिल्ली की जनता से किए उसमें उन्होंने कितने वादे पूरे किए, क्योंकि केजरीवाल साहब गलत राजनीति का जितना विरोध करते थे अब वो राजनीतिक विवशता के कारण उनको गले लगाने से भी नहीं चूकते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। एक तरफ तो बीजेपी मजबूती के साथ चुनावी मैदान में जाने की तैयारी में है, तो वहीं विपक्षी दल एक दूसरे के सहारे अपनी नैया पार लगाने की कोशिश में है। हालांकि इस बीच विपक्षी दल एक दूसरे से ही दो हाथ करने में लगे हुए हैं। अब जो खबर आई है वो विपक्षी गठबंधन के समर्थकों की नींद उड़ाने के लिए काफी है। विपक्षी गठबंधन में शामिल कांग्रेस और आप ने अब एक दूसरे के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है। केजरीवाल जो विपक्षी गठबंधन में शामिल होकर लोकसभा चुनाव में दिल्ली में खाता खोलने के सपने देख रहे थे, उनके लिए बड़ा झटका हो सकता है। ऐसे में अब कांग्रेस के ऐलान के बाद आम आदमी पार्टी की बेचैनी बढ़ गई है। दरअसल कांग्रेस ने खुलकर आम आदमी पार्टी के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। लोकसभा चुनाव 2024 में दिल्ली की सभी 7 लोकसभा सीटें काफी अहम मानी जा रही है। इन सभी सीटों पर चुनाव की तैयारियों को लेकर कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने मंथन किया है। इस बैठक में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और केसी वेणुगोपाल जैसे बड़े नेता शामिल हुए और करीब 3 घंटे तक चली इस बैठक के बाद पार्टी नेता अलका लांबा ने मीडिया के सामने आकर कहा कि बैठक में शामिल नेताओं की तरफ से पार्टी कार्यकर्ताओं को यह संदेश दिया गया है कि वो दिल्ली में लोकसभा की सभी 7 सीटों पर चुनाव की तैयारी करें। ऐसे में अब इस खबर से आम आदमी पार्टी तिलमिला गई है। अलका लांबा के बयान के बाद आम आदमी पार्टी ने कहा है कि अगर कांग्रेस ने दिल्ली में अकेले चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया है तो इंडिया गठबंधन की मीटिंग में जाने का कोई मतलब ही नहीं है। हालांकि आपने कहा है कि मुंबई में होने वाली विपक्षी गठबंधन की आगामी बैठक में जाने या ना जाने का फैसला पार्टी की टॉप लीडरशिप करेगी। वहीं इस मामले पर आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज का भी बयान सामने आया है। सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि हमारा केंद्रीय नेतृत्व इस पर निर्णय करेगा। हमारी राजनीतिक मामलों की समिति और इंडिया गठबंधन एक साथ बैठक करेंगे और इस पर चर्चा करेंगे। वहीं अलका लांबा ने यह भी बताया है कि इस बैठक में इस बात पर चिंता जाहिर की गई है कि कांग्रेस का ही वोट आम आदमी पार्टी की तरफ गया है। बीजेपी की अपनी स्थिर लाइन है। हमारी लड़ाई बीजेपी से है, लेकिन हमारा वोट आम आदमी पार्टी के पास चला गया है। अलका लांबा ने यह भी कहा कि बैठक में इस बात को लेकर भी चिंता जाहिर की गई है कि आम आदमी पार्टी के 2 बड़े नेता इस वक्त भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल में बंद है और मुख्यमंत्री पर भी शिकंजा कस सकता है। वहीं अलका लांबा ने यह भी कहा कि हम आम आदमी पार्टी के साथ चुनाव लड़ेंगे या नहीं, या फिर उनके साथ सीट शेयरिंग को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई है। हमें सभी 7 सीटों पर अपनी तैयारी मुस्तैदी से करनी है।
इसके अलावा अलका लांबा ने यह भी कहा कि हम साल 2019 में सभी 7 सीटों पर दूसरे नंबर पर थे। अब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद लोग बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस को पूरे देश में एक मजबूत विकल्प के तौर पर देख रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि आप 7 सीटों पर लड़कर पहले नंबर पर भी आ सकते हैं। उनकी बातों ने हम सभी में ये विश्वास पैदा किया है कि संगठन में मजबूती के साथ तैयारी कर जनता के बीच जाना है। अब अलका लांबा के बयानों से ऐसा लग रहा है जैसे कांग्रेस और आप में सब कुछ ठीक नहीं है। वहीं विपक्षी गठबंधन में बवाल बढ़ने के बाद कांग्रेस ने अलका लांबा के बयान से किनारा कर लिया है और पार्टी ने यू टर्न ले लिया है। दिल्ली कांग्रेस के प्रभारी दीपक बाबरिया ने अलका लांबा को लेकर कहा है कि वो इन मुद्दों पर बोलने के लिए अधिकृत प्रवक्ता नहीं है। दीपक बाबरिया ने मीडिया से बातचीत में कहा कि अलका लांबा एक प्रवक्ता है, लेकिन ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात करने के लिए वो अधिकृत प्रवक्ता नहीं है। मैंने प्रभारी के तौर पर कहा है कि बैठक में ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई है। मैं अलका लांबा के बयान का खंडन करता हूं। दीपक बाबरिया ने आगे कहा कि बैठक खत्म होने के बाद मैंने साफ कहा कि बैठक में चुनाव या गठबंधन को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई। मैंने ये भी कहा कि इंडिया गठबंधन की कोई भी चर्चा केवल मल्लिकार्जुन खड़गे की उपस्थिति में होगी। हालांकि केजरीवाल की पार्टी ने कांग्रेस के खिलाफ नाराजगी जाहिर की है। राजनीति में एक बहुत मशहूर कहावत है कि राजा का कोई दोस्त नहीं होता, होते हैं तो सिर्फ दरबारी और मोहरे। ये कहावत दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल साहब के ऊपर एकदम सटीक बैठती है। एक सफल राजा भी वही है कि कब किस मोहरे का कैसे इस्तेमाल कर उसे छोड़ देना है। केजरीवाल साहब शायद ये करने में भी माहिर हैं। तभी तो उन्होंने शायद सिसोदिया, जिसको वो अपना जिगरी यार मानते थे, जिनके साथ दोस्ती की कस्में खाते थे, पहले केजरीवाल साहब ने मनीष सिसोदिया को अपने साथ रखा और सरकार में नंबर 2 की हैसियत दी। केजरीवाल ने तमाम बड़े विभाग सिसोदिया को दे दिए। लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि क्या शराब घोटाला मामले में फंसने के बाद केजरीवाल सिसोदिया का कद कम करने की कोशिशें कर रहे हैं? और क्या केजरीवाल को भी मालूम है कि सिसोदिया इतनी जल्दी जेल से बाहर नहीं आने वाले? ऐसे में अब केजरीवाल मुंह फेर गए कि हम कौन और तू कौन, और उन्हीं की जूनियर को सरकार में नंबर 2 बना दिया। अब सिसोदिया साहब गुनगुनाते होंगे कि दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है, उम्र भर का गम हमें इनाम दिया है। क्यों कह रहे हैं हम ऐसा, बताते हैं आपको। दिल्ली की कैबिनेट मंत्री आतिशी को अब विजिलेंस और सर्विसेज डिपार्टमेंट का भी जिम्मा मिल गया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के प्रस्ताव को एलजीवी के सक्सेना की मंजूरी मिलने के बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। इसी साल मार्च में पहली बार दिल्ली सरकार की मंत्री बनी आतिशी की जिम्मेदारी लगातार बढ़ाई जा रही है। 5 महीने में उनके हवाले 14 विभाग किए जा चुके हैं। आतिशी की तुलना अब मनीष सिसोदिया से हो रही है, जिन्हें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 18 विभागों का जिम्मा सौंपा था। उप मुख्यमंत्री रहे सिसोदिया को अरविंद केजरीवाल का दायां हाथ कहा जाता था। केजरीवाल ने 8 अगस्त को आतिशी की जिम्मेदारी बढ़ाने का फैसला करते हुए एलजी के पास प्रस्ताव भेजा था। इस फैसले के तहत मंत्री सौरभ भारद्वाज से विजिलेंस और सर्विसेज का जिम्मा लेकर आतिशी को सौंपा गया है। एलजीवी के सक्सेना ने मुख्यमंत्री की सलाह के बाद दोनों विभाग आतिशी को सौंप दिए। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट यानी जीएडी की ओर से नोटिफिकेशन जारी किए जाने के बाद अब आधिकारिक रूप से दोनों विभाग आतिशी के पास चले गए हैं। 8 अगस्त को भेजे गए प्रस्ताव पर एलजी ने 12 अगस्त को मुहर लगाई। 2 नए विभागों के अलावा आतिशी के पास 12 अन्य विभाग हैं, जिनमें शिक्षा, वित्त, राजस्व, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, पावर, टूरिज्म और प्लानिंग आदि शामिल हैं। आपको बता दें कि आतिशी से पहले शिक्षा, वित्त जैसे महत्वपूर्ण विभाग मनीष सिसोदिया के पास थे। आम आदमी पार्टी के दूसरे सबसे बड़े नेता माने जाने वाले सिसोदिया शराब घोटाले में लगे आरोपों की वजह से फिलहाल जेल में हैं। फरवरी के अंत में गिरफ्तारी के बाद सिसोदिया ने उप मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि अपने जन्मदिन के मौके पर केजरीवाल ने सिसोदिया को याद करते हुए ट्वीट कर दावा किया है कि सिसोदिया झूठे मामले में जेल में है। लेकिन जिस तरह से आतिशी अब केजरीवाल सरकार में सिसोदिया की जगह ले चुकी हैं, वो जेल में बंद सिसोदिया के लिए चिंता की बात है। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।